हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट करते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे पूछा यह गया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समषटभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, बहुत ही रिपीटेड यह आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आपका समषटभुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और इसमें आपको फाइनली गुना कर देना है 6 से। इतना तो आपको याद रहता है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। बस इसी में अगर हम 6 से गुना कर लेंगे तो यही क्या होगा? यही आपका समषटभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना होगा। इससे पहले भी हमने मेंसुरेशन के 2D और 3D आकृति के सारे फॉर्मूला को कराया है, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, भुजा का माप कितना दे रखा है? भुजा का माप दे रखा है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज का क्षेत्रफल, चलिए निकालिए। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा के जगह क्या वैल्यू दे रखा है? 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और इंटू यह जो 6 है यह तो आपका फॉर्मूला वाला है। सोल्व करिए, 4 से काटिए, 4 गुने 9 36 हो जाएगा। अब बाकी जो वैल्यू बचा है उसको गुना करिए। 9 गुने 6 54, 54 गुना √3 यानी कि 54√3। विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बस आपको इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। समषटभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और फाइनली इसमें गुना करना पड़ेगा कितना से? 6 से, क्योंकि समषटभुज है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्या है? बोला यह गया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया। एक घन से एक गोला काटा गया है अधिकतम आकार का। हमें क्या बताना है? उस गोले का आयतन। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यह कोई घन है, ठीक है, यह आपका कोई घन है। इस तरीके से आपका घन बनाया गया है। घन एक 3D आकृति होता है, ठीक है। अब इसमें से एक गोला काटा गया है। अगर हम इसमें से गोला काटेंगे, यह सामने वाली भुजा है, कुल 6 पृष्ठ हम बनाए हैं, तो सामने वाली अगर भुजा है तो सबसे बड़ा जो गोला काटेंगे वो इसी तरीके का काटेंगे। और जो सबसे बड़ा गोला काटा जाएगा उसको गौर से देखिएगा। इस गोले का जो व्यास होगा वह इस घन के भुजा के बराबर हो जाएगा। तो गोला का व्यास को हम 2r से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। त्रिज्या का दोगुना ही तो व्यास होता है। तो गोला का जो व्यास होगा वह क्या होगा? इस घन के भुजा के बराबर होगा। तो घन का भुजा कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर, यानी 2r का वैल्यू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। 2 से काटिए, 2 तिया 6। r का वैल्यू कितना आ गया? r का वैल्यू 3 आ गया। r का वैल्यू 3 कहने का मतलब कि गोले का त्रिज्या हो गया आपका 3, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए कि किसी घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया है, तो उस केस में क्या होगा कि गोले का जो व्यास होगा यानी त्रिज्या का जो दोगुना होगा वह घन के भुजा के बराबर। तो 2r का वैल्यू अगर 6 है तो r का वैल्यू कितना होगा? 3। हमें बताना है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन यानी वॉल्यूम होता है आपका 4/3 πr³, यही तो होता है। तो आइए इस फॉर्मूला के ऊपर लेकर के हम लोग इसको चलते हैं और सोल्व करते हैं। देखिए, ऑप्शन में पाई दे रखा है तो पाई को हम लोग वैसे ही रखेंगे, पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। 4/3 पाई को अपने स्थान पे रहने दीजिए, इंटू r³। तो r का वैल्यू कितना निकालें यहाँ पे? 3। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। सोल्व करिए, 3 नमा 27, 9 गुने 4 36, 36 पाई आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है? यहाँ बोला गया है कि 2 शंकु ऐसे हैं जिनके आयतनों में 1:10 का अनुपात है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, इनके ऊंचाइयों में 2:5 का अनुपात है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देखिए। मान लीजिए कि कोई 2 शंकु है, उसके त्रिज्याओं में अनुपात दे रखा है 1:2 का, ठीक है। अलग से क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे।
त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया। आगे देखिए ऊंचाई का अनुपात भी यहाँ पे दे दिया है 2:1 का। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसके आयतन का अनुपात। ध्यान से समझिएगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछा जा सकता है, या फिर ऊंचाई का, या फिर आयतन का, तीनों में से किसी का भी अनुपात पूछा जा सकता है। कोई दो अनुपात दे करके तीसरा अनुपात पूछा जाएगा। यहाँ पे त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात कहने का मतलब है कि अगर दो शंकु है तो पहला का त्रिज्या अगर 1 है तो दूसरा का त्रिज्या 2 है। पहला का ऊंचाई अगर 2 है तो दूसरा का ऊंचाई क्या है, 1 है। अब हम लोग निकालते हैं आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का अगर शंकु की बात करें तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है आयतन, बेलन का, और इसी का 1/3 आयतन होता है शंकु का। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से समझिएगा, आयतन निकालना है ना। पहले यहाँ पे जो पहला शंकु है उसका तो लिखेंगे 1/3 पाई, ठीक है। सबसे पहले 1/3 पाई। अब आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू क्या है 1, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर इंटू एच। एच का वैल्यू क्या है 2, यानी पहला जो शंकु है उसका त्रिज्या है 1, ऊंचाई है 2, तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसी तरीके से अनुपात है तो अनुपात, दूसरा जो शंकु है उसका त्रिज्या है 2 और ऊंचाई है 1, तो आयतन इसका क्या होगा 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर के जगह 2 तो 2 का स्क्वायर इंटू एच के जगह क्या है आपका 1, तो 1 लिखेंगे। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा 1/3 पाई इधर भी है, 1/3 पाई इधर भी है, तो 1/3 पाई से 1/3 पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/3 पाई इधर भी है, इधर भी है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो इतना बट्टा इतना लिखेंगे तो जो डाटा ऊपर नीचे दोनों जगह पे है वो वैल्यू तो कटेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अनुपात वाले क्वेश्चन में जब भी अनुपात निकालना होगा तो जो कांस्टेंट होगा उसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। कांस्टेंट का यानी 1/3 पाई है ना, इधर भी है 1/3 पाई, इसका कोई रोल नहीं है। बाकी क्या बचा आपका आर स्क्वायर इंटू एच, तो आर स्क्वायर एच से ही आपका अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा आयतन का अनुपात निकालने के लिए, आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 2, 2 का स्क्वायर 4 गुना 1 यानी 4, तो 2:4 हो जाएगा, जो हम सीधे कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम यह बताना चाहते हैं कि जब भी आयतन का अनुपात निकालना होगा तो आपको क्या करना है कि इसका उपयोग नहीं करना है, ठीक है। केवल क्या करना है आर स्क्वायर इंटू एच कर लेना है, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है, दोनों जगह यह वैल्यू होगा तो यह वैल्यू आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इंटू एच, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए इस वैल्यू को कैलकुलेट करके देखिए 2 ही तो है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे आर स्क्वायर इंटू एच, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आयतन में 2:4 का अनुपात हो गया। हम चाहे तो इसको काट सकते हैं, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, फिर से क्या वैल्यू आ जाएगा 1:2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आगे जो क्वेश्चन दे रखा है उस पे उसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, दो शंकु जिसके आयतन का अनुपात 1:10। ध्यान से देखिएगा आयतन का अनुपात क्या है 1:10 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब आगे बोला है उनकी ऊंचाइयों में 2:5 का अनुपात। ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है कितना का 2:5 का। अब अगर हम लोग आयतन में ऊंचाई से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, त्रिज्या का स्क्वायर निकलेगा। क्योंकि देखिए आयतन का मतलब क्या होता है आर स्क्वायर इंटू एच, तो इसमें आर स्क्वायर इंटू एच है, जब इसमें हम एच से भाग करेंगे तो क्या बचेगा आर स्क्वायर बचेगा। तो आर स्क्वायर इंटू एच में एच से भाग करेंगे आर स्क्वायर, तो 1/2 यह किसका वैल्यू होगा आर स्क्वायर का। अनुपात 10/5 यानी 2, यह वैल्यू किसका होगा आर स्क्वायर का। अब अनुपात में देखिए 1 अनुपात बट्टा में 2 है, 2 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो 1:4 आर स्क्वायर का वैल्यू है, तो आर का वैल्यू इसका हम लोग करेंगे रूट, तो 1 का रूट 1 हो जाएगा और 4 का रूट कितना होगा, 4 का रूट आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 1:2 यही इसके त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। फिर से कॉन्सेप्ट समझिएगा, आयतन में ऊंचाई से भाग करेंगे त्रिज्या का स्क्वायर निकलेगा, तो 1/2:2, यह 2 जो है भाग में इधर जाएगा तो गुना में, यानी 1:4 हो जाएगा। तो 1:4 त्रिज्या के स्क्वायर का अनुपात निकला, तो त्रिज्या का अनुपात इसका वर्गमूल करेंगे, तो 1 का अनुपात 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो 1:2 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाए तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे क्या किया गया है कि दो घन को मिलाकर के एक घनाभ बनाया गया है। तो जैसे मान लेते हैं कि यह एक घन है, अब इसके प्रत्येक भुजा का माप कितना दे रखा है 10, तो प्रत्येक भुजा का माप 10 यानी कि लंबाई भी 10 होगा, चौड़ाई भी 10 होगा, ऊंचाई भी 10 होगा, सब अभी इसका कितना है 10 है।
अब इसके पास बोला है कि एक और घन, समान लंबाई चौड़ाई का एक और घन जब इसके साथ सटाया जाएगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में केवल इसका लंबाई जो होगा वह बढ़ जाएगा। तो लंबाई कितना होगा, 10 और 10 20, तो लंबाई हो गया 20, बाकी चौड़ाई आपका 10 होगा और ऊंचाई भी आपका 10 ही रहेगा। ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले जब दो घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाएगा, उस केस में उस घनाभ का जो लंबाई होगा वह 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाकी इसका जो चौड़ाई है वह तो आपका घन के बराबर ही रहेगा और ऊंचाई जो है वह भी आपका सेम रहेगा। सिर्फ परिवर्तन कहाँ पे आएगा, जब दो घनों को सटा के रखेंगे तो सिर्फ लंबाई में परिवर्तन आएगा, बाकी चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगा। हमें क्या बताना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + LH, यही होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 × LB तो लंबाई गुणे चौड़ाई, 20 × 10 कितना हो जाएगा, 200, प्लस BH 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100, × LH 10 × 20 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। सभी वैल्यू को ऐड करिए, 200 1 300, 2 500, 500 × 2 कितना हो जाएगा, 1000। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, यही आपका क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बस इतना ही था कि जब दो घनों को हम लोग सटा के रखेंगे, उस केस में जो बनने वाला घनाभ होगा उसका लंबाई तो इसके भुजा के 2 गुना के बराबर हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई जो है वह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम ऐसा करते हैं, गौर से देखिएगा, जो भाग छायांकित किया गया उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। यहाँ पे देखिएगा गौर से, यह क्या है, एक आयत है। ठीक है, यह क्या है आपका, एक आयत है। अब इस आयत के क्षेत्रफल में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इस आयत के क्षेत्रफल में से यहाँ पे जो एक खंड है, इस तरीके का वृत्तखंड है, इन चारों वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो उससे क्या निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 15, और चौड़ाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 8। तो 15 × 8, यह क्या होगा, इससे निकलेगा आयत का क्षेत्रफल। अब आयत के क्षेत्रफल में से हमें क्या करना है, आयत के क्षेत्रफल में से हमें निकालना है यह जो चारों वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस चारों वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम एक साथ निकालेंगे तो चारों को अगर आप इकट्ठा करिएगा तो एक वृत्त बन जाएगा। एक वृत्त क्यों बनेगा, क्योंकि पूरा वृत्त का मतलब होता है 360 डिग्री से कवर्ड पार्ट। तो इन चारों पार्ट को जब इकट्ठा करिएगा तो वह इस तरीके से पूरा का पूरा क्या होगा, एक वृत्त बन जाएगा। इसलिए वृत्त बनेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, जो आयत होता है उसके प्रत्येक कॉर्नर पे 90 डिग्री, तो 90 90 90 90 360 डिग्री। कहने का मतलब चारों टुकड़ा मिला के क्या बना रहा है, एक वृत्त। तो हम इसको वृत्त मान के इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पाई की जगह क्या लिखेंगे हम, 22/7, 22/7 इंटू r²। तो r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3, यही इसका त्रिज्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर। बस क्वेश्चन आपका हो गया सोल्व। 15 × 8 120, माइनस यहाँ पे कितना है, और 9 × 22, तो 9 दूना 18, 8 हासिल 1, 9 दूना 18 और 1 19, 198 बट्टा कितना 7। अब इसको सोल्व करिए, इसके बट्टा में कोई वैल्यू नहीं है, 12 × 7 = 84, 840 माइनस 198 बट्टा कितना होगा, बट्टा 7 होगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यानी 642/7। यही आपका क्या होगा, यही आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाला। आयत का क्षेत्रफल निकालने के बाद चारों जो आपका तिर्यकखंड है उसका क्षेत्रफल, तो चारों मिला के एक वृत्त बनाएगा। तो चारों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालने से बढ़िया है कि आप एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले, जिसका त्रिज्या कितना 3। तो इसका त्रिज्या अगर 3 है तो क्षेत्रफल πr² यानी पाई गुणे 3 का स्क्वायर, पाई की जगह 22/7। ठीक है, आगे चलिए, एक क्वेश्चन आपका यह भी है, यहाँ भी हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। गौर से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे सीधे इसको मिला दे तो इस तरफ हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और बाकी जो पार्ट आपका बचा है वह क्या है, बाकी जो पार्ट आपका बचा है वह एक आयत है। ठीक है, वह क्या है आपका, यह वाला पार्ट जो है वह आपका एक आयत है। अब आइए सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है 19, ठीक है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई यहाँ पे देख लीजिए, यह वाला जो वैल्यू है कितना है 6 है। तो 19 × 6 यह क्या है, यह आपका क्षेत्रफल हो गया आयत का।
प्लस अब जो पार्ट बचा है त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 19, और यह वाला जो पार्ट है यह 12 है, तो यह कितना हो जाएगा 7, यानी यहाँ से यहाँ तक का माप 7, यह 6, यह लंब हो गया, यह आधार हो गया। क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने लंब, यानी 6 गुने 7। सोल्व करिए, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 19 छके 114, 114 प्लस 21, 114 प्लस 21 यानी कि 135। विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। लंबाई 19 है, चौड़ाई 6 है, 19 गुने 6 114 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 19, और यह वाला पार्ट है 12, तो यह पार्ट कितना होगा 7। तो लंबाई पता है, सॉरी यह जो त्रिभुज है इसका लंब पता है, आधार पता है, तो क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब गुने आधार देख के पता चल रहा है कि यह समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे आपका आयत है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वह आपका 90 डिग्री ही होगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में बोला है धातु के घनाभ की भुजाएं 50, 40 और 32 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इसमें से एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। इस घनाभ को पिघला करके एक घन में परिवर्तित किया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में बदला जाएगा उस केस में उसका आयतन समान होता है। तो यहाँ पे एक घनाभ को पिघला करके घन बनाया गया है, तो घन का भुजा अगर हम ए लेते हैं तो घन का आयतन क्या होगा a³, और घनाभ का भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेते हैं तो इसका आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और यह आपस में क्या होगा बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि एक घनाभ को पिघला करके घन बनाया गया है, इस वजह से दोनों का जो वॉल्यूम होगा, दोनों का जो आयतन होगा वह आपका समान होगा। जब भी किसी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जाएगा उस केस में उसका वॉल्यूम जो होता है वह सेम हो जाता है। अब a³ का a का तो वैल्यू पता है नहीं, तो यह आपका a³ ही रह जाएगा बराबर l गुने b गुने h। तो l का वैल्यू लंबाई है 50, चौड़ाई कितना दे रखा है 40 और ऊंचाई कितना है 32। 50 गुने 40 गुने 32, 5 चौके 20 2 होगा, 32 गुने 2 64, यानी कि 64,000। यह क्या होगा 64,000 होगा a³ का वैल्यू। तो a का मान क्या होगा, इधर से क्यूब हटाएंगे तो इसका क्यूबिक रूट, तो 64 का क्यूबिक रूट यानी घनमूल कितना होगा 64 का घनमूल 4, 3 जीरो है तो 1 जीरो, क्यूबिक रूट यानी घनमूल निकालेंगे तो 64,000 का घनमूल कितना होगा 40। तो a का वैल्यू आपका आ गया 40। हमें क्या बताना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। a क्या माने थे घन की भुजा, तो घन का भुजा 40 है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा कितना आया है 40, तो 40 का स्क्वायर 1600, 1600 गुने 6 कितना हो जाएगा 9600। यही आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिएगा बोला यह गया है कि एक गोले की त्रिज्या r और एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर है। गोला का त्रिज्या बराबर बेलन का त्रिज्या, इन दोनों ठोसों का कुल आयतन 7/3 पाई r³ है दोनों का। यानी गोले का आयतन कितना होता है सर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r² इंटू h। अब दोनों का त्रिज्या बराबर है, यहाँ भी r यहाँ भी क्या लेंगे r, और इन दोनों का योगफल देखिए क्या बोला है, एक गोले की त्रिज्या r और एक लंबवृत्तीय बेलन का त्रिज्या बराबर, यानी कि बेलन का भी त्रिज्या कितना r। दोनों ठोस का कुल आयतन यानी कि गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों का योगफल कितना है, कुल आयतन मतलब दोनों मिला करके कितना है 7/3 पाई r³ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिएगा 4/3 पाई r³ इधर आके 7/3 पाई r³ में से माइनस होगा तो क्या बचेगा 3/3 पाई r³, यानी केवल पाई r³ बचेगा। आप इस वैल्यू को इधर ले जाके इसमें से माइनस करिए, तो 7/3 में से 4/3 माइनस होगा तो क्या बचेगा 3/3। 7/3 में से 4/3 माइनस करेंगे तो 3/3, 3/3 कहने का मतलब एक नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। बाकी पाई r³ तो 1 पाई r³ बचेगा, यानी पाई r³ बचेगा उस तरफ, और इधर क्या है आपका पाई r² इंटू h। अब बाकी सभी वैल्यू को सोल्व करिए, पाई इधर भी है पाई इधर भी है, कैंसिल हो गया, r² से काटेंगे क्यूब कैंसिल, केवल क्या बचेगा r। तो h बराबर यहाँ पे क्या हो गया r, तो h की जगह हम लिख सकते हैं r। हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में h/r का वैल्यू, हमें बताना इस क्वेश्चन में h/r का वैल्यू, तो h के जगह हम क्या लिख सकते हैं r लिख सकते हैं। तो r/r, तो r/r का वैल्यू क्या होगा, r से r कट जाएगा, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 1 हो जाएगा। चूंकि h बराबर r है तो h के जगह हम क्या लिख सकते हैं r, और हमें h/r का ही वैल्यू बताना था तो h के जगह r लिखेंगे तो r से r कैंसिल, कितना टाइम्स 1 टाइम्स, तो आंसर हमारा इसका 1 हो जाएगा। अगला देखिए
बोला है सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 गुने 15 गुने 10 के विमाओं वाले एक कमरे में रखा जा सकता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया है कमरा का, इसका मतलब कि कमरा जो होगा वो घनाभ के आकार का होगा। अब किसी भी घनाभ के अंदर, किसी भी कमरे के अंदर रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई सबसे लंबे खंभे की लंबाई उसके विकर्ण के बराबर होता है। और किसी कमरे का यानी कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यह होता है खंभे का, सॉरी, यह होता है किसी कमरे का किसी घनाभ का विकर्ण यानी कि डाइगोनल। ठीक है, अब आप करिए रूट अंडर एल स्क्वायर, तो लंबाई कितना है 30, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस बी स्क्वायर, चौड़ाई कितना है 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, अंडर रूट करिए 9 2 11 और 1 12, 1225, 1225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1225 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 35। तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका यही क्या होगा 35 हो जाएगा। इस कमरे का विकर्ण यानी इस कमरे में जो सबसे लंबा बांस रखा जा सकता है, सबसे लंबा खंभा रखा जा सकता है वो 35 मीटर है ना, 35 मीटर का ही रखा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी भी डब्बे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे पेंसिल की लंबाई उस डब्बे के विकर्ण के बराबर है, और डब्बा का विकर्ण क्या होगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बोला है एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर। वृत्त की परिधि क्या होता है सर, वृत्त की परिधि होता है 2πr। अच्छा, वृत्त की परिधि जो है वह क्या है समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3a, तीनों भुजा का माप बराबर होता है, तो 3a इसका परिमाप होता है, और वृत्त का परिमाप 2πr होता है, दोनों बराबर है। आगे वृत्त की त्रिज्या 21, तो वृत्त की त्रिज्या यानी 2 गुने पाई के स्थान पर 22/7, और वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखा है 21, तो यहाँ पे 21 रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। सोल्व करिए, इसको सोल्व करने से a का वैल्यू निकल जाएगा, 3 से काटिए, 3 7 21, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 2 कितना होगा 44, 44 वैल्यू किसका आया a का। a कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई, तो समबाहु त्रिभुज के भुजा को माने थे a से, यानी a का वैल्यू कितना आ गया आपका 44 आ गया। ठीक है, चलिए, तो यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।